हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सीटेट का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का देखिए नाम क्या है, मैं आपको बता दूं। टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये टॉपिक जो आपका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार यानी RTE 2009। ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो देखो, बिना किसी देरी के अब हम करेंगे टॉपिक को स्टार्ट। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक ये होगा और एक टॉपिक और होगा। ठीक है, दो टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखना, तभी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो देखो यहाँ पे देखो, वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के भाग 21A के भाग 3 के, ठीक है, माध्यम से कितनी एज के स्टूडेंट हैं? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है या किया गया है। अगला पॉइंट देखो आप, अगला पॉइंट इसमें है कि इसको प्रभावी बनाने के लिए किसको शिक्षा का अधिकार जो RTE आपका 2009 है, इसको प्रभावी बनाने के लिए देखो 4 अगस्त 2009 को, कब? 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम लाया गया या किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। यानी जो ये शिक्षा का अधिकार है ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक। अब देखो, इसमें देखो जो आपका शिक्षा का अधिकार है, इसमें जो मेन टॉपिक हैं, या कह सकते, सॉरी, मेन टॉपिक की बात कह रहे हैं, मेन जो पॉइंट हैं वो हमने लिए हैं जो एग्जाम के हिसाब से, जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो मेन पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही पॉइंट हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलो, अब देखो चलते हैं अपने लोग धारा 12। तो धारा 12 में किसकी चर्चा की गई है? देखो, RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो आपका आंसर होगा 25%। जो 25% सीटें हैं वो गरीब बच्चों के गरीब छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं प्राइवेट स्कूल में। ये है धारा 12 में ये चर्चा की गई है। अब देखो, अगला जो हमारी हेडिंग है, अगला है जो हेडिंग है वो है आपका, यह कह सकते हो आप अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है ये देखो है धारा 14। तो धारा 14 में क्या हुआ है? देखो यहाँ पे धारा 14 में किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो? विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकते। ये बात की गई है धारा 14 में। देखो, ये धारा कितनी है? धारा 14। अब आ गई बात धारा 15। चलो, धारा 15 को समझो। देखो, धारा 15 में क्या बात कही गई है? धारा 15 में कहा गया है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। यानी जब सत्र स्टार्ट होगा तो बच्चों को सत्र स्टार्टिंग के समय ही क्या मिलेगा? प्रवेश मिलेगा। ठीक। अगला देखो, अगली जो हेडिंग है हमारी, अगला जो पॉइंट है धारा 16। ठीक है, तो धारा 16 के अंतर्गत समझो क्या है। देखो धारा 16 में क्या है, स्टूडेंट को ना तो कक्षा में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा।
ये धारा 16 क्या कहती है? धारा 16 ये कहती है कि भैया स्कूल में जो बच्चा है उसे आप किसी भी कक्षा में है उसे आप फेल नहीं कर सकते और ना ही उसे विद्यालय से आप निकाल सकते हो। ये धारा कह रही है आपकी 16। इतनी बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे धारा 17 क्या कहती है। धारा 17 के बारे में समझो। धारा 17 क्या कह रही है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। अब आप बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दे सकते, ना ही शारीरिक दंड देना है और ना ही किसी प्रकार से बच्चे को प्रताड़ित करना है। ठीक है, ये धारा कह रही है 17। तो ये धारा आप 17 भी अच्छे से समझ गए। अब देखो धारा 24 में क्या है। तो धारा 24 जब आप पढ़ोगे तो धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य है कि शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। ये शिक्षक के कर्तव्य की जो चर्चा है वो की गई है धारा 24 में। इतनी बात समझ गए आप। चलो अब चलते हैं धारा 27। तो धारा 27 क्या कहती है इसको समझो आप। धारा 27 क्या कहती है, देखो RTE 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धारा 27 ये कहती है कि RTE 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक कार्यों में ही लगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखो 3 चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं नोट करके, इसमें लगा सकते हो, इसके अलावा और किसी में नहीं। जैसे जनगणना में आप शिक्षक की ड्यूटी लगेगी। अब चुनाव है, चुनाव में भी लगेगी। आपदा प्रबंधन है तो आपदा प्रबंधन में भी लग सकती है। जैसे चुनाव है, जनगणना है, चुनाव है और आपदा प्रबंधन है। इनको छोड़कर किसी भी चीज़ में जो शिक्षक है उसकी ड्यूटी अब नहीं लगेगी। चलो अगला जो देखो, अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या कह रहा है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात है वो कितना है। तो छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात है वो 30:1 है। देखो प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं जो शिक्षक का अनुपात है, छात्र एवं जो शिक्षक का अनुपात होना चाहिए वो 30:1 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला जो है ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर का है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 35:1 है। यानी प्राथमिक कक्षा में 30:1 है और उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना है, छात्र और शिक्षक का अनुपात 35:1। यानी 35 छात्र होंगे तो 1 शिक्षक होगा और प्राइमरी में 30 छात्र होंगे तो 30 छात्र पे 1 शिक्षक होगा। चलो अगला पॉइंट आप समझो। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट आपसे ये कह रहा है भाई RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश के लिए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है। अगर मान लो कक्षा 1 से 8 तक जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं उनकी संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का जो छात्र अनुपात है, शिक्षक का अनुपात है विद्यार्थी और शिक्षक का, तो वो 40:1 होगा। यानी 40 छात्र होंगे, 40 छात्र पर 1 शिक्षक होगा। इसका पॉइंट का मतलब यही था। अगला जो पॉइंट है देखो, अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर। किस पर? प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे, कितने? 150 से अधिक बच्चे हों तो उसके लिए 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लो, ये पॉइंट बहुत काम का है आपका। एक प्राथमिक स्तर है, 150 से अधिक बच्चे हैं तो भैया इसके लिए 1 प्रधानाध्यापक होगा और 5 क्या होंगे? 5 शिक्षक होंगे। ठीक। अगला जो पॉइंट है हमारा RTE 2009। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में किसमें? एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना होगा। देखो एक सप्ताह में तय कर दिया 45 घंटे। चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस। यानी अगर प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर एक सत्र में
कितने 800 घंटे या फिर 200 दिन कार्य दिवस होना चाहिए। अब यही उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर देखो 1000 घंटे की बात की है और 220 दिन की बात की है। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखो आप, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भाई कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से जो विद्यालय की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। प्राइमरी स्कूल जो हैं वो प्राइमरी स्कूल बच्चे के घर से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। दूसरा पॉइंट समझो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है इसका जो अध्यक्ष है वो अभिभावक होगा। क्या होगा? अभिभावक होगा। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व जो है वो प्रबंधन समिति का होगा। किसका होगा? इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखो। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ाओगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है आरटी 2009 के अनुसार जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की गई है 18 बरस तक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है वो 18 वर्ष तक दी जाएगी। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो इसे समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। तो निदानात्मक, देखो यहाँ पे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे निदानात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शिक्षण में आप समझ लो जो निदान है, निदान का अर्थ होता है कारण जानना। निदान है, निदान का क्या अर्थ होता है? निदान का अर्थ होता है कारण जानना। यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। जिसमें बच्चों की असफलता, कठिनाइयों, कमियों का पता लगाया जाता है तो वो होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण। ठीक, अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है उपचारात्मक शिक्षण। तो समझो उपचारात्मक शिक्षण को। ठीक है, चलो इसके बारे में समझते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? देखो बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी हमने ये पता कर लिया कि जो बच्चा है वो किस कारण से फेल हो रहा है, उसमें क्या कमी है, या उसकी कठिनाइयों का पता लगा लिया और कठिनाइयों, कमियों, असफलता का पता लगाने के लिए उसका समाधान भी कर दिया। तो समाधान करना ही क्या कहलाएगा? उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में देखो हमने निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कवर करा। इसके साथ साथ देखो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार 2009 ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।